नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम भारतीय राजनीति में चल रही उथल-पुथल या कुछ घटनाक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। ख़ास तौर पर जो समान नागरिक संहिता को लेकर वाद-विवाद चल रहा है, या जिस तरीके से अलग-अलग दल आने वाले चुनाव में अपना कमर कस रहे हैं, उससे जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं। अभय सर नमस्कार। आज की बातचीत मैं कांग्रेस की राजनीति से ही शुरू करना चाहूँगा क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस अपने घर को थोड़े ठीक करने की मुहिम में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में जो उनके भीतर संकट था, उसमें उन्होंने टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर सुलझाने की कोशिश की। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि खड़गे और राहुल गांधी कांग्रेस को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? आपको क्या लगता है ऐसा? देखिए, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि राजस्थान में भी कांग्रेस आलाकमान ने इस तरह के कदम उठाए हैं। उन्होंने गहलोत में और पायलट के बीच में एक समझौता किया है, ताकि दोनों के बीच में जो एक विवाद चल रहा था, जबरदस्त विवाद चल रहा था, जिससे राजस्थान में कांग्रेस संकट में फंसी दिखाई पड़ती थी, वो विवाद अब फिलहाल दूर हो गया है। और अगर दोनों मिले रहे आपस में, इसी तरह से कोई समस्या नहीं आई, तो वो भारतीय जनता पार्टी की चुनौती का अशोक गहलोत ज्यादा आसानी के साथ मुकाबला कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में चूंकि छत्तीसगढ़ की परिस्थिति राजस्थान के मुकाबले कांग्रेस आला कमान के कुछ ज्यादा नियंत्रण में थी, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री का जो अपना रुतबा था, मुख्यमंत्री का जो अपना प्रभुत्व था, उसको चुनौती पहले ही नहीं मिलने दी थी। इसकी वजह से वहां पर ज्यादा आसानी से वो परिस्थिति काबू में आ गई। तो दोनों विधानसभा चुनावों की दृष्टि से देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक जो बात नई प्रवृत्ति मुझे कांग्रेस के अंदर दिखाई पड़ी कर्नाटक चुनाव नतीजों के बाद, मैं उसकी यहाँ चर्चा करना चाहूंगा। वो प्रवृत्ति यह है कि कर्नाटक में और उससे पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद में कांग्रेस के जो प्रवक्तागण हैं, वो एक अजीब तरीके का रुख अपना रहे हैं। ऐसा रुख अपना रहे हैं, इसको मैं नादानी के सिवा और कोई नाम नहीं दे सकता। जैसे कि उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया है कि जो राहुल गांधी का या कांग्रेस का समर्थक नहीं है, वो या तो विपक्षी एकता का विरोधी है या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। हमेशा वो इस तरह का रुख लेते हैं। दूसरा उनका रवैया ये है कि वो जब भी कभी राजनीतिक समीक्षा होती है और उसमें कांग्रेस ने पिछले 25-30 साल के अंदर जो कई तरह के ऐसे काम किए हैं जो कि बहुत आपत्तिजनक हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ किया है। यह मान लीजिए 1984 में सिखों का हत्याकांड है, या उससे पहले 1975 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, या अयोध्या में जो ताले खुलवाए गए। इस तरह की जो तमाम घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं का जब भी जिक्र किया जाता है तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि इस इतिहास को दोहराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप इस इतिहास के ऊपर जोर देते हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भागीदार बन रहे हैं। तो उनका मतलब है इस इतिहास की बातचीत करना बंद कर दीजिए और भारतीय जनता पार्टी का विरोध कीजिए और कांग्रेस को उसके विकल्प के तौर पर देखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कांग्रेस के प्रवक्तागण बड़े तिरस्कारपूर्ण अंदाज में ये कहते नजर आते हैं कि आप लगता है कि कांग्रेस के प्रति आपके मन में घृणा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके मन में छुपी हुई या खुली हुई हमदर्दी है। तो ये जो पूरा दृष्टिकोण है, ये पूरा रवैया जो है, ये बताता है कि कर्नाटक चुनाव के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को लगने लगा है कि अब वो केंद्र में सत्ता के नजदीक पहुंच गए। मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये ऐसा मान लेना काफी मुगालते वाली बात है। अभी मंजिल बहुत दूर है। अभी तो कांग्रेस को ये दिखाना बाकी है कि जिन 200 सीटों के ऊपर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी टक्कर में है, उन 200 सीटों पे पिछली बार कितने, मेरे ख्याल से 10-15 या 20 सीटें छोड़ के बाकी सारी सारी भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। और जो नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी जो कामयाबी मिली 2019 में, उसके पीछे कांग्रेस की ये लोकसभा वाली पराजय ही थी। तो अभी तो कांग्रेस को ये दिखाना है कि वो उन क्षेत्रों में जहां पर कोई अन्य विपक्षी दल मौजूद नहीं है और उसकी भाजपा के साथ सीधी टक्कर है, लोकसभा चुनावों में भाजपा को ठीक ठाक तरीके से मुकाबला दे पाने में समर्थ होगी या नहीं होगी। कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पिछली वाली जीत न दोहराने दे। ये जैसे कुछ और राज्य हैं, खासतौर पे तेलंगाना, जहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनके पुत्र अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहन
कांग्रेस में जाने के लिए कुछ कोशिश कर रही हैं। ऐसा लग रहा है खबरों से कि वो शामिल हो सकती हैं। कई अन्य नेता जो बीआरएस के हैं, वो कांग्रेस में आ रहे हैं। तो क्या इन सब प्रवृत्तियों ने भी कांग्रेस को एक अति आत्मविश्वास से भर दिया है, खासकर उसके प्रवक्ताओं को? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो कि 1 साल पहले थी। कई तरह से कांग्रेस की छवि अच्छी हुई है, राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है, हिमाचल प्रदेश की और कर्नाटक की जीतों से कांग्रेस के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। ये सब चीजें कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत दे रही हैं। लेकिन इन सब के आधार पर ये मान लेना कि वो विनिंग स्ट्रीक पे हैं और नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरता जा रहा है, ये मान लेना गलतफहमी होगी। जिस वक्त कर्नाटक के अंदर तमाम सर्वेक्षण करने वाली संस्थाएं भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देख रही थी और अच्छी खासी करीब 50% के आसपास की एंटी इनकम्बेंसी देख रही थी, उस वक्त जब लोगों से वो नरेंद्र मोदी के लिए और लोकसभा चुनाव के लिए सवाल पूछती थी, तो वही जो बढ़त जो कांग्रेस को हासिल थी, वो बढ़त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली जाती थी। तो देखिए, बहुत मुश्किल होगा जब लोकसभा का चुनाव आएगा, उसके बाद वोटर नए दूसरे तरीके से सोचना शुरू करेगा। तब वोटर ये सोचना शुरू करेगा कि केंद्र में सरकार कौन बना सकता है, वो किससे उम्मीद रखें, केंद्र लोकसभा के चुनाव के सवाल पे वो किसकी बात पर भरोसा करें। विधानसभा का चुनाव में वोटर अलग तरीके से सोचता है, लोकसभा चुनाव में अलग तरीके से सोचता है। तो अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में को जरूर उछाल मिला है, लेकिन उससे ये मान लेना कि बस वो केंद्र की सत्ता से केवल एक चुनाव भर की दूरी उनकी है, ये एक बहुत बड़ा मुगालता होगा। और कांग्रेसियों का जो रवैया बदला है, जो राजनीतिक हेकड़ी के लिए वो 2014 से पहले बदनाम थे, वो उस राजनीतिक हेकड़ी के संकेत उनमें फिर से दिखाई देना शुरू हो गए हैं। देखिए, आत्मविश्वास दिखाना चाहिए, दबदबे के साथ अपनी बात कहनी चाहिए, तेवर के साथ सामने आना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को दबना नहीं चाहिए, लेकिन ये दृष्टिकोण अख्तियार करना कि जो हमारे साथ नहीं है वो सारे सारे भाजपा के साथ हैं, सीधे सीधे मामला काले सफेद में बन गया है, सीधे सीधे ध्रुवीकरण हो गया है, या तो कांग्रेस या भाजपा, और बीच में कोई और शक्ति है ही नहीं, कोई दूसरा क्षेत्र है ही नहीं। इस तरह की बात करने लगना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस कुछ अपने ही बनाए हुए गड्ढे में कहीं दोबारा न गिर जाए। जी, खासतौर पे आम आदमी पार्टी को लेकर उनका जो रवैया है, उसमें ऐसा साफ तौर पर दिखता है। तो उसमें केवल आम आदमी पार्टी को लेकर ही नहीं है, आम आदमी पार्टी को लेकर तो अब रवैया इसलिए दिख रहा है कि दिल्ली में अध्यादेश के सवाल पर दोनों के बीच में अभी संघर्ष है। देखिए, अब जब सीटों के बंटवारे का सवाल आएगा, तो ये रवैया अभी समाजवादी पार्टी के साथ, अभी चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ कोई संघर्ष स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में काफी संघर्ष होने वाला है। आखिरकार कैसे लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव, जहां सबसे बड़ी लड़ाई है, जहां अगर वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में एक अच्छा गठजोड़ नहीं निकला, तो आप मान के चलिए कि भाजपा उत्तर प्रदेश में ही 65 से भी ज्यादा 70 या उससे ज्यादा सीटें जीत सकती है। तो वहां तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर भाजपा को कैसे हराएंगे अगर आपकी ये स्थिति बनी रही। तो कई तरह की मुश्किलें कांग्रेस के सामने हैं। दरअसल देखिए, गेंद पूरी तरह कांग्रेस के पाले में है। विपक्षी एकता इस बात पर निर्भर करती है कि कांग्रेस उस गेंद को कैसे खेलती है। जहां तक दिल्ली वाले अध्यादेश का सवाल है, दिल्ली वाला अध्यादेश कोई आम आदमी पार्टी का मामला नहीं है, वो तो एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों का प्रश्न है, वो फेडरलिज्म का सवाल है, वो संघवाद का सवाल है। वहां अगर कोई भी किसी दूसरी पार्टी की सरकार वहां पर बनती है, तो वो सरकार भी उन अधिकारों का उपभोग करेगी। शीला दीक्षित की सरकार एक जमाने में इस प्रकार के अधिकारों का उपभोग करती भी थी। तो प्रश्न तो इस बात का है कि आप लोग किस तरह सोचते हैं, क्या लोकसभा चुनाव की एकता प्रताप सिंह बाजवा और अजय माकन से पूछ के होगी? जी। अभी आज के दिन में राहुल गांधी मणिपुर की यात्रा में गए, कुछ उनको रोका भी गया, फिर वो आगे हेलीकॉप्टर से गए। तो ये जो कदम है, खासतौर पर पूर्वोत्तर के एक छोटे राज्य पर भी उस तरीके से ध्यान देना, क्या ये राहुल गांधी की राजनीतिक सूझबूझ मानी जाएगी? और आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहीं चूक रही है, खासतौर पर उसका केंद्रीय नेतृत्व? मणिपुर के मामले में तो भाजपा बुरी तरीके से फंसी हुई है। आज ही मैं सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट पढ़ रहा था, तो उसमें पूछ रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी मणिपुर जाते क्यों नहीं है? अब नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे से बाहर लौटे, यहाँ पे मणिपुर के ऊपर मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर जब चुनाव होता है तो आप भाषण देने के लिए वहां पे जाते हैं, और जब मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है और मणिपुर का पूरा राजनीतिक और सामाजिक
और सांस्कृतिक और जातीय अस्तित्व ही खतरे में पड़ा हुआ है, वहां प्रधानमंत्री वहां जा नहीं रहा है बिल्कुल। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि विधानसभा के छोटे छोटे चुनावों में भी प्रचार करने के लिए जाता है, और कभी उसका बस चले तो नगर, तो ये स्थिति। जो मणिपुर की स्थिति है, उसमें मतलब ज़्यादा इसको और सकारात्मक रूप से केंद्र सरकार को लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जिस तरीके से गतिविधि कर रहे हैं, वो लगता है उदासीन हैं और वो बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। उदासीन नहीं है। मुझे क्या लगता है कि भाजपा की इस तरह की समस्याओं से निपटने की जो शैली है, वो समस्याग्रस्त है। ऐसी बात नहीं कि भाजपा चिंतित नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि भाजपा इस समस्या को हल नहीं करना चाहती होगी। वो इस तरह की समस्याओं से जिस तरीके से निपटते हैं और उसको एक लंबी ढील देते हैं, जब भी इस तरह के संकट आते हैं, तो बजाय इसके कि एक करारा हस्तक्षेप करके उस संकट को किसी न किसी से खत्म किया जाए, वो लंबी ढील देते हैं, और उस वक्त वो और भी ज्यादा ढील देते हैं जहां उनके खुद नेता दांव पे लगे हों, खुद उनकी सरकार दांव पे लगे हो। वहां तो अगर भाजपा अपने अभी मुख्यमंत्री को बदल दे तो मणिपुर की 50% समस्या तो उसी से हल हो जाएगी। जैसे ही बदलेगी, उस इरादा उनका साफ हो जाएगा, फिर बातचीत, बहुत बहुत ऐसे काम होने लगेंगे जो उस मुख्यमंत्री के रहते हुए नहीं हो पा रहे। एक सवाल मैं जो ओपिनियन पोल्स आते हैं उनके बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इस पे लगातार नज़र रखते हैं और टिप्पणियाँ भी करते हैं कि अभी सी वोटर का एक सर्वेक्षण आया मध्य प्रदेश को लेकर, जिसमें उन्होंने दिखाया कि दोनों को बराबर वोट मिल रहे हैं, 44% और थोड़ी सीटों को उन्होंने हल्की सी बढ़त दिखाई कांग्रेस को। तो इस मुकाम पर, जहाँ पर तकरीबन 5 महीने दूर चुनाव है, इस तरह के सर्वेक्षण को कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, इसका सीधा मतलब ये है, उसका संकेत एक ही संकेत है इसका। एक ही संकेत ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर पीछे है और कांग्रेस वहां पर आगे है। अब भारतीय जनता पार्टी को असाधारण प्रयास करना होगा कांग्रेस से आगे निकलने के लिए। एक बार जो पहले से सरकार लंबे अरसे से चली जा रही है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो उसकी भी स्नो बॉलिंग होती है। मेरा मानना यह है कि जैसे जैसे इनको मध्य प्रदेश का ट्रैकर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे कांग्रेस की बढ़त आगे और बढ़ेगी इसमें, और भाजपा सरकार पिछड़ती हुई उसमें नजर आएगी। इसका मतलब है भाजपा सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है, और उसको पलटने के लिए या मंद करने के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार को असाधारण प्रयास करने होंगे। पहले सुना जा रहा था कि शिवराज सिंह जी को बदला जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। लगता है कि आला कमान को शायद ये संकेत दे दिया गया है कि शिवराज सिंह है तो हारने की गुंजाइश जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर उनको हटा दिया गया तो जितनी सीटें आ जाने की उम्मीद है शायद उतनी भी नहीं आए, पराजय और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अगर हारना ही है तो शिवराज सिंह के नेतृत्व में क्यों ना हारा जाए। कुछ इस प्रकार की भावना जो है भाजपा वालों में सुनने को आती है। उनसे अगर बात करो तो फिर इस तरह की बात निकल कर आती है। तो मुझे लगता यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे है, उतनी आगे नहीं है जितनी आगे कर्नाटक में थी, लेकिन मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्रांत भी है, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक के मुकाबले बहुत गहरा प्रभाव भी है। बहुत लंबे अरसे से भाजपा और जनसंघ के जमाने से वहां पर इस तरह की राजनीति के समर्थन का दायरा रहा है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को, भाजपा को हराना मुश्किल होगा, लेकिन कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़े और उसका नेतृत्व ठीक से काम करे तो वो भाजपा से ये राज्य छीन सकती है। जी। एक आखिरी सवाल समान नागरिक संहिता से जुड़े वाद-विवाद पर। पिछली बातचीत में आपने कहा था कि ये जितना भाजपा इसको आसान मसला समझ रही है, उससे कहीं ज़्यादा जटिल मसला है और वो चीज़ें दिखने भी लगी हैं। अकाली दल ने कहा है कि इस तरह की कोशिश अल्पसंख्यकों के खिलाफ होगी। कई आदिवासी समूह इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ में कामयाबी मिल गई है कि उसने विपक्षी दलों में एक तरह की फूट डाल दी है? अलग-अलग स्वर आ गए हैं एक मुद्दे पर। शिवसेना, आम आदमी पार्टी थोड़ी खुली हुई नज़र आ रही है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, समान नागरिक संहिता बिल्कुल न बने, संविधान के जो निर्देशक सिद्धांत हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसमें जो बात लिखी हुई है उसका उल्लंघन कर दिया जाए, ये तो किसी पार्टी ने अभी तक नहीं कहा। देश में समान नागरिक संहिता बने, और या मुसलमानों से 4 शादी करने का अधिकार छिन जाए, या मान लीजिए वो निकाह और मुताह वगैरह सब इस तरह की जो स्त्री विरोधी किस्म के संबंध बनाए जाते हैं उनके यहाँ, इस प्रकार के संबंध वो ना बना पाए, इस पे तो किसी को भी आपत्ति नहीं है, सिवा कुछ बहुत ही अनुदार किस्म के और पिछड़े दकियानूसी किस्म के तत्वों को छोड़कर। प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि जो समान नागरिक संहिता बनेगी, वो बनाई कैसे जाएगी? क्या उसको इस तरीके से बनाया जाना चाहिए जिससे वो चुनावी औजार बन जाए? भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को एक चुनावी औजार
और एक मुसलमान विरोधी हिंदू प्रतिक्रियात्मक गोलबंदी के उपकरण के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। समस्या यहां पर है। आप देखिए 2000 इसी सरकार ने 2016 में अपने ही द्वारा नियुक्त विधि आयोग को यह मसला सौंपा था जांच के लिए। 2018 में उसने एक पर्चा एक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। उसका नाम शायद ऐसा था कि द क्वेश्चन ऑफ द चेंज इन फैमिली लॉ, इस टाइप का उसका था। आप उस रिपोर्ट को देखिए, जो इससे पहले के विधि आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट थी, वो इसी सरकार के दौरान रिपोर्ट आई थी। उसमें वो साफ तौर पर कहते हैं, विधि आयोग साफ तौर पर कहता है कि अगर इस कानून को सतर्कता के साथ में और उदारता के साथ में लागू नहीं, लचीले तरीके से लागू नहीं किया गया, तो देश की राष्ट्रीय एकता, अंदरूनी राष्ट्रीय एकता के लिए ये काफी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ये विधि आयोग कह रहा है। सवाल ये, लोग सारी बहस मुसलमानों पर केंद्रित करना सबसे बड़ी नादानी है। मुसलमानों वाला मसला तो आसान है हल करना। चुनाव में आपको गोलबंदी करनी है, इसलिए आप मुसलमानों वाले मसले को ज्यादा उभार रहे हैं। देखिए, जैसे ही समान नागरिक संहिता बनेगी और उसका पहला ड्राफ्ट सामने आएगा, वो तमाम आपत्तियां जो पहले दब गई थी, वो सारी आपत्तियां सामने आएंगी। सिखों द्वारा आपत्ति की जाएगी, बौद्धों द्वारा आपत्ति की जाएगी, जैनों द्वारा आपत्ति की जाएगी, ईसाइयों, सबके द्वारा आपत्तियां की जाएंगी, यहां तक कि विभिन्न हिंदू समुदायों द्वारा आपत्तियां की जाएंगी। तो मसला बिल्कुल ये बहुत बहुत ज्यादा जटिल मसला है। इसको चुनावी दृष्टि से देखा जाना ही अनुचित है। भाजपा ये काम करके राष्ट्र विरोधी काम कर रही है कि आप समान नागरिक संहिता को एक चुनावी दांव के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चुनावी दांव के तौर पे इस्तेमाल न कर रहे होते तो पहले आपने एक विशेषज्ञ समिति बनाई होती, और वो विशेषज्ञ समिति जो है वो एक ऐसा ड्राफ्ट बनाने की कोशिश करती, काफी जद्दोजहद करती, एक ऐसा ड्राफ्ट, एक ऐसा मसविदा जो सभी के लिए कमोवेश स्वीकार्य होता। उसके बाद समान नागरिक संहिता लाई जा सकती थी। और ये जो प्रश्न है कि क्या ये आगे चलकर विपक्षी खेमे में फूट का एक कारण बन सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इससे आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी को ही इससे दिक्कत होगी। मुझे तो ये भी लगता है कि भाजपा इसका कोई मसौदा वगैरह नहीं बनाएगी। इसी तरीके से बहस चलती रहेगी और टीवी पर इससे एक मुसलमान विरोधी रवैया सामने लाकर हिंदुओं की गोलबंदी करने की कोशिश की जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि अगर ये काम करना होता, इसके पीछे कोई अगर एक ईमानदारी होती और सच्चे दिल से लोग वास्तव में देश में समान नागरिक संहिता लाना चाहते, तो कभी ये तरीका ना अपनाते जो तरीका उन्होंने अपनाया है। और क्योंकि भाजपा जानती है, जैसे ही वो समान नागरिक संहिता के लिए एक दस्तावेज लाएगी सामने कि भाई ऐसी होगी हमारी समान नागरिक संहिता, उसके बाद तो ऐसा बहस मुबाहिसा, ऐसा तूफान खड़ा होगा, उसको संभालना मुश्किल होगा। वो तो उस परिस्थिति में चुनाव के लिए चुनावी फायदा उठाना इनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, और आज की बातचीत में प्रोफेसर अभय दुबे की यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आत्मविश्वास और एक तरह की ढिठाई या दूसरों को अपमानित करने की प्रवृत्ति में अंतर होता है, और शायद कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हम अगले अंक में मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े हुए अन्य मसलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।